हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम जुलै। मैं मोहम्मद इलियास आपको इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 21 था, उसके आखिर में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो आज उसी पे पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है और इसमें इस तरह से 5 रेजिस्टर जो है वो लगा हुआ है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमें इस पूरे सर्किट का जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि क्या आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो है रेजिस्टेंस जो है 4 ओम है, ये भी हम मान लेते हैं कि 4 ओम है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है और ये भी 4 ओम का है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस जो है क्या होगा। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल जो हमने पढ़ा था, उसमें हमारा फॉर्मूला ये था कि अगर रेजिस्टर जो है अगर सीरीज में है तो उनका सम जो है क्या आएगा, उनका सम जो है अलजेब्रिक सम इस तरह से आता है। ठीक है, तो हमें सीधे जितने भी रेजिस्टर जो है सीरीज में है उनको सीधे सीधे सम कर देते थे। ठीक है, अगर पैरेलल में है तो उनका रिजल्टेंट जो है वो रेसिप्रोकल में इस तरह से आता था, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इसी तरह से ये चलता ही जाता था। ठीक है, तो आज यही दो फॉर्मूला यूज करके हम इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले इसको हल करते हैं। देखिए, अगर करंट यहां से आ रहा होगा, ठीक है, तो ये यहां से जो करंट आ रहा है ये यहां से जाके फिर यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इन दोनों में करंट जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा। सिर्फ मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर। ठीक है, तो ये दोनों अगर सीरीज में है तो इनको हमें क्या करना है, डायरेक्ट सम कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 4 ओम + 4 ओम, तो ये हमारा बना 4 + 4 8 ओम। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए अंदर वाला, ठीक है, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर, ये भी जो करंट यहां से आ रहा होगा ये जो है डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने कल कहा था आपसे कि अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो वो जो है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो जो है रेजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सम कर देंगे। 4 + 4 4 ओम + 4 ओम, तो ये भी क्या होगा, 8 ओम का। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरह से अब बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मिटाता हूं। ठीक है, अब इन दोनों की जगह पे मैं एक ही रेजिस्टर यूज कर सकता हूं, जो कि कितने ओम का होगा, 8 ओम का होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को सम करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम हुआ, तो इन दोनों की जगह पे मैं एक ही रेजिस्टर यूज कर सकता हूं जो कितने ओम का है, 8 ओम का है। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे भी मैं एक ही रेजिस्टर यूज कर सकता हूं, इन दोनों की जगह पे भी मैं एक ही रेजिस्टर यूज कर सकता हूं, वो भी कितने ओम का होगा, 8 ओम का, तो ये भी हुआ 8 ओम का। अब देखिए, अब जो करंट यहां से फ्लो होगा ये डिवाइड होगा, थोड़ी इधर से जाएगी और थोड़ा इधर से जाएगा और थोड़ा इधर से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, इन तीनों रेजिस्टर के लिए करंट जो है वो डिवाइड होके जा रही है। इसका मतलब है कि ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में जब रेजिस्टर कनेक्ट होता है तो इनका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, हम इनका रेजिस्टेंस जो है हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 1/R1, R1 हमारे पास है 8 ओम प्लस R2 हमारे पास है 1/8, फिर से 8 प्लस, और R3 हमारे पास है 4, तो ये आएगा 1/4। अब इन तीनों का सम करके निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 4 जो है वो 4 जो है 8 जो है वो 4 के मल्टीपल में आ जाता है, तो इसका एलसीएम निकलेगा 8। ठीक है, तो 8 से हम इसको, इसका आसान तरीका ये है कि अगर जो है 4
यहाँ पे देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, ठीक है, तो ये 4 है। अगर 4 जो है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, अगर 4 जो है अगर 4 की मल्टीपल में 8 आता हो तो हम जो है इसका बड़ा यूनिट रख सकते हैं, 8 को हम रख सकते हैं, ठीक है। और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो 8 और 8 कट हो गया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 8 और 8 कट हो गया तो यहाँ पे भी बचा 1 प्लस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 2 इंटू 1 2। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बना 2 + 1 + 1 4, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 4 4 2 8, तो ये हमारे पास बचा 1 डिवाइडेड बाई 2 ओम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, इधर मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास आया 1/R इज इक्वल टू 1/2 ओम्स, ठीक है। अभी ये रेसिप्रोकल में है, अभी ये डिनोमिनेटर में, जो हमारा रेजिस्टर है वो डिनोमिनेटर में, इसको हमें न्यूमरेटर में ले जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। जब हम इसे फ्लिप करेंगे तो R हमारा बन जाएगा, इसको ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो R हमारा आएगा 2 ओम्स, ठीक। तो इनका जो रिजल्टेंट जो है जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आएगा 2 ओम्स का, ठीक है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और किसी भी सर्किट का जो है हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे वो सीरीज में कनेक्टेड है चाहे वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें एक्चुअल में पढ़ना है किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज रूल, ठीक है। उससे पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमें जानना है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, नाम से ही पता लग रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल मतलब सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस मौजूद होगा उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। तो सेल, अगर मैं एक बेसिक सा सेल बनाऊं तो सेल में क्या होता है आपको पता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होता है जो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट किया होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं, इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसको हम एनोड कहते हैं, इसको हम कैथोड कहते हैं। ये किसी सर्किट में इस तरह से जुड़ा होगा, मान लेते हैं ये इस तरह से किसी सर्किट में जुड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था कि कंडक्टर के अंदर जो एटम्स मौजूद होता है उन्हीं एटम्स की वजह से रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इन्हीं एटम के साथ जो है इलेक्ट्रॉन टकराता रहता है, इसी वजह से उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस मौजूद होता है। तो इसी तरह से इन इलेक्ट्रोड में भी एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस इलेक्ट्रोलाइट में भी, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी न्यूट्रल एटम्स होता है जिनसे इलेक्ट्रॉन आयंस जो है वो टकराता रहता है। इसी वजह से इन इलेक्ट्रोड और इन इलेक्ट्रोलाइट में भी इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होता है, ठीक है। तो इसी रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो करंट फ्लो होते समय जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करेगा, इनकी वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इस इलेक्ट्रोड की वजह से और इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इसी रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस offered by electrode and electrolyte
resistance offered by electrode and electrolyte during the flow of current is called as internal resistance of a cell। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है। वो रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है इलेक्ट्रोड के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस की वजह से और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस की वजह से, उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। द रेजिस्टेंस created due to electrode and electrolyte is called internal resistance of a cell। एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो करंट फ्लो होते समय ही अप्लाई होगा। ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रही हो तब जो है इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तभी जो है यहाँ पे आयन जो है वो एटम्स के साथ टकराएगा, तो इस वजह से ही रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस तभी एक्टिव होगा जब करंट फ्लो कर रही हो सर्किट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, इसी डिफरेंस को हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये सर्किट में जुड़ा हुआ हो इस तरह से, अगर ये किसी सर्किट में इस तरह से जुड़ा हुआ हो, तो इन दोनों ए पॉइंट, इसको हम ए पॉइंट कहेंगे, इसको हम बी पॉइंट कहेंगे, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, तभी करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जो इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दैट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे और एक बात करते हैं, अगर ये सर्किट में जुड़ा नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, लेकिन तब भी इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। तब उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक, तो ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ ए सेल होता है द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सेल। ठीक है, जब सेल किसी ऑटर सर्किट के साथ किसी क्लोज सर्किट में कनेक्ट ना हो, तब जो है करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, तब जो है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, अगर ऑटर सर्किट में कनेक्ट होगा और करंट फ्लो कर रही होगी, तब इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रही है, अगर ये सेल ऑटर सर्किट में कनेक्ट नहीं है, तब उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और चीज याद रखना, जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये याद रखना, जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्यों होता है? देखिए, मैंने आपसे कहा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब ये ऑटर सर्किट में कनेक्ट होगा, जब ये किसी ऑटर सर्किट में कनेक्ट होगा,
ठीक है। जब ये किसी ऑल्टर सर्किट में कनेक्ट होगा तब इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट फ्लो कर रही होती है, ठीक है, जब करंट फ्लो कर रही होगी तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज को कम कर देती है, रेजिस्टेंस जो है करंट फ्लो को कम कर देती है, इसी वजह से वोल्टेज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, कम कर देता है। तो इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उस वजह से क्या होता है, कुछ वोल्टेज जो है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग करंट फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है। इस वजह से हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि ईएमएफ के दौरान ये ऑल्टर सर्किट में कनेक्ट नहीं होता है, तब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही होती है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो तभी लगता है जब करंट फ्लो कर रही हो, ठीक है। तो ईएमएफ हमने कहा कि जब सर्किट से कोई भी करंट फ्लो, सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही हो, ठीक है। तो जब सेल से करंट फ्लो नहीं कर रही होती तब इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से हमारा ईएमएफ जो है हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब कितना ज्यादा होगा ये हम निकाल सकते हैं अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करें, ठीक है, और ईएमएफ को अगर हम इस तरह से E से डिनोट करें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम होगा, E में से, ईएमएफ में से अगर हम ये जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कम हो रहा है अगर हम इसे निकाल दें तो हमारा जो है ये किसके बराबर होगा, ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, आर है, स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम वोल्टेज को कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ से V इजिकल टू आई आर, ठीक है। तो मान लेते हैं करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो कितने के बराबर आएगा, IR के बराबर, ठीक है। तो ये आएगा IR। तो अगर हम ईएमएफ में से जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अगर हम इसे निकाल दें तो हमारा ईएमएफ और पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको आगे पता होना ज़रूरी था, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है, जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उससे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ड्यूरिंग करंट फ्लो, जो उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ होता है जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही हो तब उन इलेक्ट्रोड के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसे हम कहेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो है किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज रूल। किरचॉफ्स रूल्स। तो किरचॉफ जो था इन्होंने 1942 में कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कम्प्लेक्सिटी है उसको दूर करने के लिए इन्होंने दो रूल्स हमें बताए जिनको हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट रूल एंड किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, ठीक है। तो जो उनका फर्स्ट रूल था इसे हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी कहते हैं, या इसे हम कहते हैं करंट रूल, या इसे हम कहते हैं जंक्शन रूल। इसको हम अलग अलग नाम से हम जंक्शन रूल। तो इसे हम फर्स्ट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स करंट रूल भी हम इसे कहते हैं, या इसे किरचॉफ जंक्शन रूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने यही कहा कि जो किसी भी क्लोज सर्किट में जो जंक्शन होगा, किसी जंक्शन पे मान लीजिए करंट जो है वो मीट कर रहा होगा, तो इस जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो उन्होंने सिंपल यही कहा जो अलजेब्रिक सम ऑफ
algebraic sum of currents meeting at a junction is always zero. Is always zero. ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि क्लोज सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में हम देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं, किसी एक जंक्शन पे जो है बहुत सारे तार जो है आके मिल रहा होता है। ठीक है, तो उस जंक्शन पे जो टोटल करंट होगा, अगर हम इन सब का सम करेंगे तो जो टोटल करंट होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, मीटिंग एट दिस जंक्शन, हम इसको ओ से नाम लेंगे, मीटिंग एट जंक्शन ओ इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो यहां पे कुछ साइन कन्वेंशन का यूज होता है। साइन कन्वेंशन, कुछ साइन कन्वेंशन का यूज होता है। यहाँ पे देखिए, अगर करंट जो है जंक्शन की तरफ आ रहा हो, ठीक है, अगर करंट जो है जंक्शन की तरफ आ रहा हो तब उस करंट को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर करंट जो है जंक्शन से बाहर जा रहा हो तब हम उस करंट को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर मान लेते ये I1 करंट है, ये जंक्शन की तरफ आ रहा है तो इसे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये I2 करंट मान लेते हैं, ये जंक्शन से बाहर जा रहा है तो हम इसे क्या लेंगे? माइनस। ठीक है, तो हम इसके नाम देंगे, चलो ये हम कहते हैं बाहर जा रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, इसे हम I3 कहेंगे, इसे हम I4 कहेंगे, इसे हम I5 कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इन सब का सम करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा I1 प्लस माइनस I2, क्योंकि ये जंक्शन से, ये करंट जो है जंक्शन से बाहर जा रहा है। ठीक है, प्लस I3 प्लस ये देखिए I4 जंक्शन से बाहर जा रहा है, इसीलिए हम इसे नेगेटिव लेंगे, माइनस I4 प्लस I5 जंक्शन की तरफ जा रहा है तो इसे हम लेंगे पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल टू जीरो। तो अगर हम माइनस को, इस माइनस I2 और माइनस I4 को इक्वल टू के उस साइड ले आए तो ये पॉजिटिव होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। तो ये जो करंट जंक्शन की है, देखिए जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है I3 प्लस I5, उनका सम जो है वो बराबर है जो करंट जो है जंक्शन से बाहर जा रहा है, I2 प्लस I4 के बराबर है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ जितना करंट जंक्शन पे आ रहा था उतना ही करंट जो है वो जंक्शन से बाहर भी जा रहा है। तो किरचॉफ्स का लॉ सही हुआ कि यहाँ जंक्शन पे जो टोटल सम ऑफ करंट है वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो ये इससे जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का हमें पता लगता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो है ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये था किरचॉफ्स करंट रूल के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जो है किरचॉफ्स सेकंड रूल, जिसे हम वोल्टेज रूल भी कहते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।